अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मेरा नाम है आयशा अरूज, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे ओसीडी के बारे में बात करूँगी कि ओसीडी है क्या आप ओसीडी के बारे में पहले से जानते हैं? अगर आपको ओसीडी के बारे में पहले से पता है या आपने पढ़ा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन बेसिकली है क्या? ऑब्सेशन हमारे माइंड में आने वाली वो इंट्रूसिव थाट्स या वो रिपीटेटिव थाट्स हैं जो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस पैदा करती हैं। कंपल्शन क्या है? उन थॉट्स को रिड्यूस करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हम जो ऐसा बिहेवियर अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको अपनी पर्सनैलिटी में शामिल कर लेते हैं और वो बिहेवियर हमारे लिए कंपल्सरी हो जाता है, तो वो है बेसिकली कंपल्शन। डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली डिसऑर्डर जो है जब इंसानी जिस्म में या इंसान में किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक्सेशन हो जाए या बहुत ज़्यादा लेकनेस हो जाए, उसको कहते हैं डिसऑर्डर। वो लीड करता है डिसऑर्डर को। अकॉर्डिंग टू DSM-5 ये एक कैटेगराइज डिसऑर्डर है और इसका एक फर्दर ड्यूरेशन, इसका एक प्रॉपर ड्यूरेशन होता है कि इतने ड्यूरेशन में अगर ये सिम्टम्स आपको होते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट जो है, ये पेशेंट है, ये OCD है। अच्छा, अब हमारी सोसाइटी की एक मिथ है कि सिर्फ जो बार बार हाथ धोना है ना वो OCD है। आपके ख़्याल में क्या ये मिथ ठीक है? मेरे ख़्याल में ये मिथ ठीक नहीं है, क्योंकि OCD जो है, OCD में सिर्फ बार बार हाथ धोना ही नहीं आता। इसकी और भी मज़ीद टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, जिसमें चेकिंग होती है, कंटेमिनेशन है, मेंटल कंटेमिनेशन है, होर्डिंग है। ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये इसके शामिल हैं। या बार बार चीज़ों को ठीक करना, बार बार दरवाज़े चेक करना, नहाने पे घंटों लगाना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये OCD में शामिल। हाँ, लेकिन इसमें बेसिकली ऑब्सेशन और कंपल्शन जो है वो ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि आपको सिर्फ ऑब्सेशन हो रही है तो हम कहेंगे ये OCD है। कंपल्शन का होना भी ज़रूरी है। अगर जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, ट्रीटमेंट में हम दो तरह से ट्रीटमेंट देते हैं। एक में होती है मेडिकेशन और दूसरा हम साइकोथेरेपी देते हैं। मेडिसिन में एक क्लोमिप्रामीन मेडिसिन है और दूसरी फ्लोक्सामीन मेडिसिन जो हम अपने क्लाइंट्स को देते हैं। लेकिन ये मेडिसिन हमारा साइकेट्रिस्ट देता है, हम साइकोलॉजिस्ट ये मेडिसिन नहीं दे सकते। और कोई भी क्लाइंट है या कोई भी OCD का पेशेंट है वो बगैर साइकेट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये मेडिसिन ना ले, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनमें बेसिकली जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है वो है स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और एंग्जाइटी इंसान को होती है। इसके बाद आ जाती है आपकी थेरेपी आ जाती है। थेरेपी में बेसिकली हम लोग जो एक CBT, जो एक मेजर थेरेपी है, CBT बहुत ज़्यादा काम करती है OCD के पेशेंट के साथ। अब CBT की एक टेक्निक है एक्सप्लोजर विद रिस्पॉन्स प्रिवेंशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो है वो एक्सप्लोजर कराया जाता है उन सिम्टम्स के साथ। जो साइकेट्रिस्ट होता है वो उसको डेमो करके देता है या उसको मॉडलिंग करके देता है, उसको एक्ट करके दिखाता है कि किस तरह से हमने इन अपनी थॉट्स को या इस कंपल्शन को हम रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे को आदत है कि वो पेन से बहुत दबा दबा के लिखता है कि मेरी राइटिंग अच्छी आए और मतलब पढ़ा जाए, तो अब हम उसको, साइकेट्रिस्ट क्या करेगा कि वो उसको एक नॉर्मल राइट हैंड से लिख कर दिखाएगा कि देखो मैंने भी तो राइट हैंड से लिखा है। तो पेंसिल से या पेन से दबा दबा के लिखने का कोई वो नहीं है। लिखने से भी आपकी वही हैंड राइटिंग आएगी और मतलब लाइटर मोड पे भी लिखने से आपकी वही हैंड राइटिंग आएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ये होता है कि अगर एक इंसान बार बार मतलब कपड़े चेंज कर रहा है या उसको लग रहा है कि मेरे कपड़े जो हैं वो नापाक हैं या मैं अगर इस जगह पे बैठा हूँ तो मेरे कपड़े नापाक हैं, तो साइकेट्रिस्ट क्या करेगा कि वो कहेगा कि देखो मैं भी तो इस जगह पे बैठा हूँ और मैंने आज अगर ये सूट चेंज किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मैं बैठ गया हूँ तो ये जगह नापाक है या मेरे कपड़े नापाक हो गए हैं और मैं बार बार इसको चेंज करूँ। तो साइकेट्रिस्ट का यहाँ पे क्या काम है कि वो फ़ौरन उन चीज़ों को स्टॉप करे, किस तरह से उसको रोल मॉडलिंग करके दिखाए, उसको करके दिखाए कि देखो मैं भी इस जगह पे बैठा हूँ बट आई एम रिलैक्स्ड, मुझे तो कोई इस तरह की फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस नहीं आ रही है, या मुझे तो नहीं लग रहा कि ये जगह नापाक है। अगर मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ या अगर कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे बैठ सकता है और वो कंफर्टेबल है तो व्हाई नॉट यू। ठीक है जी।
اس کے بعد ہمارے پاس ہوتی ہے الیکٹرو کنولسو تھیراپی بھی ہوتی ہے، جس میں مطلب برین کو اس طرح کی شاکس دیے جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سویئر لیول پر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت ایکسٹریم لیول پر ہو، بہت ایکسٹریم لیول پر یہ تھیراپی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ تھاٹ اسٹاپنگ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ہم اپنے کلائنٹس کو دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی تھاٹس کو اسٹاپ کرنا ہے۔ اور ریسرچ سے یا ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ان او سی ڈی کے کلائنٹس میں یا پیشنٹس میں تقریباً کوئی 1.5-2 سال کے بعد ریلیپس ہوتا ہے۔ اب ریلیپس کو روکنا کیسے ہے؟ ریلیپس کو یہ روکنا ہے کہ کچھ پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو جب وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہمیں مزید ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ میڈیسنز بھی بغیر کسی ایڈوائس کے وہ اسکپ کر دیتے ہیں، اور تھیراپی بھی آگے فالو اپ کے سیشن نہیں لیتے، وہ اس چیز کو اسٹاپ کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اپنے کلائنٹس کو یہاں پہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک نارمل لائف کی طرف آ گئے ہو، لیکن اب آپ نے فالو اپ کے سیشن لینے ہیں، ایٹ لیسٹ آپ 6 منتھ میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ آپ اپنے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرو، وہ آپ کو دیکھے گا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوتا کہ مطلب آپ میں کوئی چانسز نہیں ہوں گے، ہوتے ہیں چانسز، ہوتے ہیں دوبارہ ریلیپس ہونے کے، لیکن اگر آپ فالو اپ کے سیشن کنٹینیو کرتے ہو تو وہ سیویریٹی لیول یا اس لیول پر دوبارہ جانا جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو سے آپ کو کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کائنڈلی آپ لائک کیجیے گا، اور میری ایفرٹ کو اپنے کمنٹس کے ذریعے اور اپنے لائکس کے ذریعے جو ہے وہ اپریشیٹ کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بائے بائے۔